दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज सीधे ताजमहल से आपसे बात की जाएगी। ये ताजमहल का पश्चिमी द्वार है। यहां से हम लोगों ने एंटर किया है और हम इस समय फोर कोर्ट एरिया पर हैं। और ये दूर से मैं गेट दिखाना चाहूँगा। ये साउथ गेट है। साउथ गेट इस ताजमहल को बनाने के लिए ईरान से 20,000 श्रमिक आए थे। उनकी 17वीं जो पीढ़ी है वो इस गेट के बाहर आज भी रहती है। और देखिए, मैं दूर से आपको एक और गेट दिखा रहा हूँ। ये ईस्टर्न गेट है, पूर्वी गेट। जितने भी वीआईपी ताजमहल के अंदर आते हैं, आप देखते हैं देशों के मुखिया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो इसी गेट से प्रवेश करते हैं। ये ताजमहल का शाही गेट है। शाही गेट जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है। और ऊपर आप लोग गौर से देखिए, मैं कोशिश करूंगा जूम करके दिखाने की। ये 11 गुंबद हैं। इस तरफ 11 और इसके ठीक पीछे उस तरफ से 11 नजर आएंगे। ताजमहल पूरे 22 वर्षों में बनकर पूर्ण हुआ था। शाही गेट पर मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ। ये आपको कुछ पत्तियाँ सी नज़र आ रही होंगी। हम सब लोग जब भी आए होंगे या इस वीडियो में देख रहे होंगे तो हम लोग सोचते हैं ये पेंटिंग है। नहीं, ये पेंटिंग नहीं है, ये स्टोन्स हैं। वही स्टोन जिसको हम उंगली में धारण करते हैं। और ये स्टोन जब इस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो ये अद्भुत चमकते हैं। इसका नज़ारा देखने लायक होता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन 5 दिन, 2 दिन शरद पूर्णिमा से पहले और 2 दिन शरद पूर्णिमा के बाद और एक शरद पूर्णिमा का दिन यहाँ पर शाम को अलाउ करते हैं। और उस समय ये टाइमिंग रहती है 8:30 से 10:30। और उस दिन इसकी टिकट 510 रुपये होती है। नॉर्मली 50 रुपये की टिकट में ये यहाँ पर आना अलाउ है, लेकिन उस दिन रात्रि में ही दर्शन है। और अन्य किसी शरद पूर्णिमा के अलावा रात्रि दर्शन चंद्रमा के नहीं है। टिकट की एक और बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये नीचे से शुरू होंगी। ये कुरान की आयतें हैं। ये दोनों तरफ लिखी हुई हैं। इसको जो लिखने वाले मौलवी थे वो ईरान से आए थे। और मज़े की बात यह है कि उनके साथ जो भी कलाकार थे जिन्होंने इसको आकृति रूप का दर्शन दिया, नीचे से ऊपर तक आप देखते जाइए, आँखों को बराबर ही सारा कुछ दिखाई देगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ये संभव है? नहीं। अगर बराबर लिखते तो बराबर नहीं होना चाहिए था। अतः जब नीचे से ऊपर गए तो वो बड़ा करते गए, लेकिन आंखें नीचे से ऊपर जब देखेंगी तो वो बराबर शब्द नजर आएंगे। साथियों, अब हम अंदर आ चुके हैं। शाहजहां की 3 जो थी बेगम थी, पत्नियां थी, जिसमें सबसे बड़ी थी फतेहपुरी बेगम। ये जो सफ़ेद डोम, वाइट डोम दिखाई दे रही है, ये उनकी कब्र है। ये ताजमहल में जब आप प्रवेश करेंगे तो उल्टे हाथ पर, लेफ्ट साइड पर ये पड़ेगी। शाहजहां की दूसरी पत्नी संदली बेगम, ये जैसे ही आप प्रवेश करेंगे शाही गेट से तो सीधे हाथ की तरफ ये वाइट कलर का डोम है। ये संदली बेगम की याद में उन्होंने ये कब्र बनवाई। और अब हम तीसरी बेगम मुमताज़ बेगम, यानी उनकी याद में जो मकबरा बनाया गया, ताजमहल। एक और अद्भुत बात है ताजमहल के बारे में, जिसे कम लोग ही जानते हैं, कि यहाँ पर कुल 16 बाग हैं। इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कुल 16 बाग बनाए। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये फाउंटेन्स हैं। ये 53 है, 53। और ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ताजमहल 1653 ईस्वी में बना था। अब हम ठीक बीचों बीच आ गए हैं। शाही गेट और ताजमहल। आप व्यू देखिए, अद्भुत नज़ारा पीछे बादलों का भी है। जब शाहजहां आया करते थे तो ये मैं जूम करता हूँ, ये वाला क्षेत्र और ठीक इसके पीछे ये वाला क्षेत्र, इस दोनों तरफ ड्रम्स हुआ करते थे जो उनके स्वागत में बजते थे। मैं आपको एक कुआं भी दिखाऊंगा जिसमें यहाँ पर जितने भी लोग इसकी सुरक्षा में रहा करते थे, यहाँ से वो
जल निकालते थे। अब ये पूरी तरह सूख चुका है, इसे बंद कर दिया गया है। इस ताजमहल के ठीक बराबर से ये, यदि आप देख पा रहे हैं, शाहजहां ने एक गेस्ट हाउस बनाया था, रॉयल गेस्ट हाउस जिसे बोला जाता था। जितने भी वीआईपीज आते थे वो इसमें रुकते थे। यहाँ रात को रुकना जो था उसकी कोई परमिशन नहीं थी, आप सुबह रुकें और शाम को चले जाएं। आपको 4 मीनारें नजर आ रही होंगी। वीडियो में शायद इतना स्पष्ट ना हो पाए, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये चारों मीनारें सीधी नहीं है, 2 डिग्री बाहर की तरफ आउट है। ये जानबूझ के बनाई गई, इसलिए बनाई गई कि यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, जैसे भूकंप या कुछ और, तो ये बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे, मकबरे के ऊपर ना गिरे, बल्कि बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल को होने वाला संभावित नुकसान बच जाए। जब इस इमारत को बनाने का नक्शा तैयार किया गया तो इसके लिए फाउंटेन की व्यवस्था थी। अब पानी कैसे आएगा? तो इस बिल्डिंग के नीचे 100 कुओं का निर्माण कराया गया। वो 100 कुओं से पानी फाउंटेन के लिए आएगा। एक चरखा चलाया जाता था जिससे पानी फाउंटेन के ऊपर आता था। 100 कुओं के ऊपर संदल बोर्ड लगाई गई, संदल बोर्ड के ऊपर लाल पत्थर लगाया गया, लाल पत्थर के ऊपर मार्बल लगाया गया, तब इस बिल्डिंग का बेस तैयार हुआ और फिर यह अद्भुत मकबरा अपने प्रारूप में आया। दोस्तों, अब हम ताजमहल को जूम करके इसके गुंबद के पास पहुंचेंगे। ये आपको ऊपर कलश नज़र आ रहा होगा, और कोशिश करूंगा मैं, मोबाइल की अपनी सीमाएं हैं। ये हम कलश तक पहुंचे हैं। ये कलश पहले गोल्ड का था, सोने का था, लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो ये सोने के कलश को निकाल के ले गई और बाद में इसकी जगह ये जो कलश था प्रतीक के तौर पर लगाया गया। दोस्तों, एक और जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये काले काले आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये एक्चुअली में लोहे की कीलों को घुमा के रिंग बना दिया गया है। ये 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमारी इंटेलिजेंस को पता चला कि पाकिस्तान के जो वायुयान हैं उनके निशाने पर यह ताजमहल भी है। इसको बचाने के लिए ASI ने इसे पूरे काले कपड़े से ढक दिया था। ये इस तरीके की कीलें लगाई, इसके ऊपर पूरा काला कपड़ा, और उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को काले कपड़े से ढका गया था। अब हम ताजमहल के ठीक पीछे यमुना नदी के सहारे आ गए हैं। मैं एक बार यमुना माता के दर्शन भी कराता हूँ। और आप देखिए, दूर अगर ये कैमरा सही से दिखा पाया, ये लाल किला, और लाल किले से शाहजहां जब चाहे तब ताजमहल का निर्माण कार्य देखते थे, और जब ताजमहल पूरा बन गया तो उसको भी देखा करते थे। तो ताजमहल इस जगह बनवाने के पीछे जो उनका उद्देश्य था वो यही था। क्या आपको पता है, आज के पर्यटन उद्योग में भारत को विदेशों तक पहुंचाने की सबसे बड़ी जो भूमिका है वो ताजमहल की। उत्तर प्रदेश के लिए, आगरा मंडल के लिए ताजमहल से होने वाली आय एक बहुत बड़ा स्रोत है। हमें ताजमहल के बारे में वो सब जानकारियां इकट्ठी करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। ताजमहल के शाही गेट के पास एक शिला पट्टिका है जिसमें ताजमहल के पूरे इतिहास का वर्णन है। हम शुरुआत करते हैं मुमताज़ बेगम से, जो परसिया देश की राजकुमारी थी, शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। उन्हीं की याद में शाहजहां ने यह ताजमहल बनाया। वह अपनी 14वीं संतान गौहरा बेगम को जन्म देते वक्त मर गई थी। शाहजहां ने भारत पर 1628 से 1658 तक शासन किया। शाहजहां अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बहुत गमहीन रहने लगे थे। अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इस ताजमहल का निर्माण किया। 1631 के बाद
शाहजहां ने आधिकारिक रूप से ताजमहल के निर्माण की घोषणा की। 1632 में कार्य प्रारंभ हुआ। ताजमहल के निर्माण में काफ़ी समय लगा। 1643 में यद्यपि काम पूरा हो गया, परंतु सभी पहलुओं पर काम करते हुए 10 वर्ष और लगे। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में लगभग 320 लाख रुपए की लागत से हुआ। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के अंतर्गत कार्य किया। यद्यपि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जब ताजमहल बन गया तो शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे। मुगल शासन काल के दौरान लगभग सभी भवन लाल पत्थरों के उपयोग से बने हैं, परंतु क्योंकि ताजमहल प्रेम की निशानी था, अतः शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर को चुना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आगरा के लोगों के लिए भी है। आगरा में कई कारखाने हैं और पावर प्लांट, जिनसे कई घातक रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जिन्हें अम्ल कहते हैं। यह अम्ल हवा के साथ क्रिया कर अम्ल वर्षा में सहायक होते हैं। यह अम्ल वर्षा ताजमहल के संगमरमर पर गिरकर ताजमहल के संगमरमर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उससे क्रिया करने लगती है, और इस क्रिया के कारण इस अद्वितीय इमारत को हानि पहुंचती है। अम्ल वर्षा के कारण जो सफ़ेद रंग है संगमरमर का, वह पीला पड़ने लगता है, जिससे अब ताजमहल धीरे धीरे अपना सौंदर्य खोने लगा है। अतः हम सबको, विशेष तौर पर आगरा वासियों को, उसके आसपास और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जिससे कि यह अम्ल विकास जो है, कारखानों का विकास है, वो भी होता रहे, लेकिन यह अम्ल पेड़ अपने में अब्जॉर्ब कर लें, अपने में सूख लें और उस संगमरमर को हानि ना पहुंचा पाएं। और यदि कभी आगरा आएँ तो एक बार यहाँ पर आना भी अवश्य चाहिए। अगर आपके कोई विदेशी मित्र हों तो अवश्य उन्हें बताएं कि वो भारत घूमने आएँ, आगरा घूमने आएँ, और भी जगह देखें, उसके साथ साथ ताजमहल को भी देखें। क्योंकि यदि हमारा पर्यटन उद्योग आगे जाता है तो निश्चित रूप से भारत तरक्की करेगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों को, जिनको कि मेरा ये चैनल समर्पित है, यही निवेदन करूँगा कि जितने भी जगह घूमने लायक हैं, दार्शनिक हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की अपनी खोजें करें। ये कैसे बना, कौन लोग आए थे, और फिर उसे यहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। भारत को विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने का काम अब मिलकर हमें करना है। इसी उद्देश्य के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सबको नमस्कार।